नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जापान से, जहां पर जापान के पूर्व पीएम को गोली मारी गई है। शिंजो आबे को गोली मारी गई है। फिलहाल उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। आपको ये जानकारी देते चले कि शिंजो आबे फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। करीब 3 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और उनकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। ये भी आपको जानकारी देते चले कि जिस आरोपी ने उन्हें गोली मारी है, पीछे से उन्हें गोली मारी गई है और उसके बाद उनके गले में गोली लगी। फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है आरोपी। पुलिस की ओर से ये बड़ी कार्रवाई भी की गई। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारी गई है। शिंजो आबे की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। जापान के नारा शहर में उन पर हमला हुआ। एक कार्यक्रम में भाषण के दौरान उन पर हमला किया गया और शिंजो आबे को गले में गोली मारी गई है। पीछे से गोलीबारी की इस वारदात को अंजाम दिया गया। आबे को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने हालांकि हमलावर को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। शिंजो आबे को पीएम किशिदा भी देखने जाएंगे। पीएम किशिदा ने सारे कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर शोक जताया है, निंदा की है। साथ ही उन्होंने जल्द से जल्द शिंजो आबे के स्वास्थ्य अच्छा हो उसकी कामना की है। शिंजो आबे की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। 3 घंटे से वो अस्पताल में भर्ती हैं। उनके गले में गोली मारी गई है। पीछे से हमलावर ने उन पर हमला किया है। पीछे से उन पर गोली मारी गई है और पुलिस ने हालांकि यहां पर हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। एक कार्यक्रम में भाषण के दौरान उन पर यह हमला किया गया। कार्यक्रम में भाषण दिया जा रहा था शिंजो आबे के द्वारा और उसी दौरान पीछे से हमलावर ने उन पर गोली चलाई। गोली उनके गले में लगी, जिसकी वजह से उनकी स्थिति फिलहाल बेहद गंभीर बनी हुई है। जापान के नारा शहर में यह हमला किया गया। और अगली बड़ी खबर आपको उत्तराखंड के रामनगर से बता रहे हैं, जहां पर ढेला नदी में एक कार गिर गई और इस कार के गिरने की वजह से करीब 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। एक बच्चे को यहां पर बचा भी लिया गया है, लेकिन करीब 9 लोगों की दर्दनाक मौत यहां पर हो जाती है। 4 का शव यहां पर निकाल लिया गया है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और 5 लोगों का शव अभी भी फंसा हुआ है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है। कभी भी 500 शवों को निकाला जा सकता है। वहां पर लोगों की भीड़ जुटी हुई है। तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ये दर्दनाक हादसा सुबह 5:30 बजे का बताया जा रहा है, जहां पर उत्तराखंड के रामनगर में यह हादसा हुआ। नदी में कार गिर गई और कार सवार करीब 9 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। 4 का शव निकाल लिया गया है। वहीं 5 शव यहां पर निकालने की कवायद लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। एक लड़की को यहां पर बचा लिया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम की ओर से। और फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, वहां पर लोगों की भीड़ है, परिजनों की भीड़ है। ये जानकारी मिल रही है कि जो भी मृतक हैं वो पंजाब के रहने वाले हैं। पंजाब से वो घूमने आए थे उत्तराखंड और इसी दौरान रामनगर में ये दर्दनाक हादसा हो जाता है, जहां पर नदी में कार गिर गई और करीब 9 लोगों की यहां पर मौत हो गई। एक लड़की को यहां पर बचा लिया गया है। रामनगर की ढेला नदी में सुबह सुबह कहर बरपा है। रात हुई बारिश, 2 बजे बाद बारिश बताई जा रही है कि यहाँ हो रही थी। उसके बाद जो बारिश हुई है, उस बारिश में ढेला नाला अपने पूरे उफान पे था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ढेला नाला है। इस ढेला नाले ने कहर ढाया है। इसमें एक आर्टिका गाड़ी इसमें बह गई, जिसमें 10 लोग सवार थे, जिसमें से 9 की मौत हो गई और एक लड़की जो है वो जीवित है, जिसको ले जाया गया है। ये पर्यटक बताया जा रहा है कि पंजाब से यहाँ आए थे। पंजाब से आने के बाद ये ढेला से सुबह रामनगर की ओर जा रहे थे। आप देख सकते हैं इस सबको देखने के लिए यहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ है। लोग मदद के हाथ भी बढ़ा रहे हैं। गाड़ी निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी भी बताया जा रहा है कि 5 लोग इस गाड़ी के अंदर फंसे हुए हैं। ट्रैक्टर लगे हुए हैं, लेकिन वो ट्रैक्टरों से भी वो गाड़ी निकल नहीं पा रही है। इस तरह से वो गाड़ी वहाँ पर दब गई है या फंस गई है पत्थरों के बीच कि वो निकल नहीं पा रही है। अब ये 5 बॉडी कितनी देर में निकलेंगी, ये देखने वाली बात होगी। गोविंद पाटनी, न्यूज 18, रामनगर। और अगली बड़ी खबर आपको गुजरात से बता रहे हैं, जहां पर सोमनाथ में एक पुल टूट गया है। तेज बहाव की वजह से ये पुल टूटा है। पानी का तेज बहाव वहां पर था और जिसकी वजह से ये पुल टूट गया। पुल टूटने की तस्वीर इस वक्त कैमरे में कैद हो चुकी है। थोड़ी देर में तस्वीर आपको दिखाएंगे। और खेरा और वसावड़ को जोड़ने वाला ये पुल टूटा है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में इस वक्त परेशानी हो रही है। पानी के तेज बहाव की वजह से
ये पुल टूटा है, तो गुजरात के सोमनाथ में पानी के तेज बहाव की वजह से पुल टूट गया। खेरा और वसावट को जोड़ने वाला पुल टूटा है। टूटते पुल की तस्वीर कैद हो चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको गुजरात से बता रहे हैं। गुजरात के सोमनाथ में पानी के तेज बहाव की वजह से पुल टूटा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, यही वो पुल है जो कि पानी के तेज बहाव की वजह से टूट गया है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को यहाँ पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खेरा और वसावट को ये पुल जोड़ता है और इस वक्त जो वहाँ के लोग हैं, रहवासी है, वो बेहद परेशान। टूटते पुल की तस्वीर कैमरे में कैद हो चुकी है। पानी का इतना तेज बहाव था कि पुल उस बहाव को रोक नहीं पाया और तेज बहाव की वजह से पुल टूट गया। तस्वीरें कैद हो चुकी हैं कैमरे में और अब आने जाने वाले लोगों को इस वजह से भारी परेशानी हो रही है। और अगली बड़ी खबर आपको पाकुड़ से बताते चले, जहां पर दम घुटने की वजह से करीब 50 गायों की यहां पर मौत हो गई है। स्कूल परिसर की ये घटना बताई जा रही है। दम घुटने की वजह से करीब 50 गायों की मौत हो गई। तालाटोला के स्कूल परिसर में मौत हुई है। चिलोगा स्कूल कैंपस में ये गाय मौजूद थी और उसी दौरान दम घुटने की वजह से करीब 50 गायों की मौत हो गई। अमड़ापाड़ा प्रखंड की ये पूरी घटना, हालांकि मौत की वजहों का अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको पाकुड़ से बता रहे हैं, जहां पर दम घुटने की वजह से करीब 50 गायों की मौत हो गई। तालाटोला के स्कूल परिसर में ये मौत हुई है। चिलगो स्कूल कैंपस में ये गाय मौजूद थी, जिस वजह से यहां पर दम घुटने की वजह से इनकी मौत हो जाती है। अमड़ापाड़ा प्रखंड की ये पूरी घटना, फिलहाल मौत किस वजह से हुई इसकी जांच जारी है। और अगली बड़ी खबर आपको झारखंड से बताते चले, जहां पर टेंडर घोटाला मामले में ईडी की ओर से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। करीब 20 लोकेशन पर इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई होती हुई। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टेंडर घोटाला से जुड़े मामले में ईडी की ओर से बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। ईडी की ओर से करीब 20 लोकेशन पर इस वक्त छापेमारी चल रही है, जिसमें झारखंड के राजनीतिक गलियारों में बेहद चर्चित पंकज मिश्रा के नाम भी शामिल है। पंकज मिश्रा के साथ ही दाऊ यादव और उनके सहयोगी के ठिकानों पर भी इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई होती हुई। इस छापेमारी में 150 से 200 की संख्या में अर्धसैनिक बलों के जवानों की मदद ली जा रही है। ईडी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि साहिबगंज, मिर्जा चौकी, बरहेट, बरहरवा और राजमहल में टेंडर घोटाला से जुड़े मामले में छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। जानकारी ये भी मिल रही है कि शाम तक इस छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। ईडी की टीम झारखंड के 20 लोकेशन पर इस वक्त मौजूद है, जिसमें सबसे प्रमुख, सबसे प्रोमिनेंट नाम जो सामने आ रहा है वो पंकज मिश्रा का है। राजनीतिक गलियारों में बेहद चर्चित नाम है पंकज मिश्रा, और पंकज मिश्रा के साथ ही दाऊ यादव और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर भी इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई होती हुई। और ये जानकारी ईडी की ओर से मिल रही है कि शुरुआती छापेमारी में कुछ अहम सबूत ईडी के हाथ लगे हैं, जिसके तहत आगे की कार्रवाई किस दिशा में बढ़ाई जाए, किस तरीके से की जाए, इस बारे में ईडी की टीम लगातार जुटी हुई है। और खबर आपको नवादा से बताते चले, जहां पर बालू के अवैध उत्खनन के खिलाफ लगातार पुलिस प्रशासन की कार्रवाई जारी है और इसी के तहत करीब 32 ट्रैक्टर को यहां पर जब्त किया गया है। आपको ये जानकारी देते चले कि बालू के अवैध उत्खनन पर ये कार्रवाई की गई। बड़े पैमाने पर बालू का अवैध उत्खनन हो रहा था और वहां पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी होती है। कुल 32 ट्रैक्टर को जब्त किया जाता है। मौके से 4 ट्रैक्टर ड्राइवर को भी यहां पर गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। ढाढार नदी पर अवैध उत्खनन करते हुए गोनहर बेघा बालू घाट से कुल 32 ट्रैक्टर को यहां पर पुलिस प्रशासन की ओर से जब्त किया गया है। ट्रैक्टर जब्त है और 4 ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है। कैसे आपको पता चला कि यहाँ कल हमको सूचना मिली थी रात शाम में, और हम लोग ने ये हिसुआ थाना अध्यक्ष के साथ मिलके एक रात में ही प्लान बनाया और सुबह 6 बजे छापेमारी कर दिया।
और खबर आपको लखीसराय से बता रहे हैं, जहां पर डुमरी पंचायत के मुखिया को गिरफ्तार किया गया है। ये आपको जानकारी देते चले कि करीब 2 से 3 दिन पहले मुखिया के घर पर तिलक समारोह का आयोजन किया गया था और इसी दौरान शराब खुलेआम परोसी गई थी। इसके अलावा फायरिंग भी की गई थी और इसी को लेकर जब ये वीडियो वायरल हुआ, उसी को लेकर ये कार्रवाई की गई और मुखिया समेत करीब 13 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है, जिसमें से मुखिया को फिलहाल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और फिलहाल सभी आरोपियों की तलाश लगातार की जा रही है। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई। मुखिया का नाम बताया जा रहा है गुलशन कुमार, जो कि डुमरी पंचायत के मुखिया हैं। उन्हें गिरफ्तार कर फिलहाल जेल भेज दिया गया है। 5 जुलाई को मुखिया के घर पर तिलक समारोह का आयोजन किया गया था, जहां पर ऑर्केस्ट्रा में अंधाधुंध फायरिंग की गई थी और शराब परोसने का वीडियो उस वक्त वायरल हुआ था और इसी वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई। मुखिया समेत करीब 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और कार्रवाई करते हुए आरोपी मुखिया को यहां पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। फिलहाल अन्य आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। प्राथमिकी अभियुक्त था मुखिया गुलशन कुमार और उसके द्वारा ही बिना अनुमति लिए ही ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था और अपराधकर्मी को उसने इनवाइट भी किया था और उस अपराधकर्मी द्वारा हथियार अवैध रूप से प्रदर्शन किया गया उसके द्वारा और दहशत फैलाने के उद्देश्य से गोलीबारी भी की गई। कोई बात नहीं है, दूर दूर तक किसी आपराधिक आदमी से मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं। लेकिन वीडियो में तो आप साफ तौर पर दिख रहे थे, फायरिंग भी हो रही थी। वो बंद करवाए, उसी समय हम आकर के मेरा 3 पंडाल था, पीछे 2 पंडाल में मेरा भोज चल रहा था, वहाँ हम सिलवा रहे थे, पता चला आगे फायरिंग कर रहा है, तो आके करके सिर्फ हम मना किए। साजिश के तहत उतना ही वीडियो मेरा सिर्फ फंसाने के लिए बनाया है। और अब बात करते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की। आरसीपी सिंह ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार की राजनीति फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है। आरसीपी सिंह के नाम पर जेडीयू के तमाम नेता तल्ख टिप्पणी दे रहे हैं। जेडीयू के तमाम नेता अब मुखर होकर आरसीपी सिंह को निशाना बनाते हुए तरह तरह के बयान दे रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। भैया नेता के रूप में रहेंगे, कार्यकर्ता के रूप में रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, लेकिन आज जेडीयू में हैं, उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा नहीं दिया है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। बाकी उनके लोग अगर कह रहे हैं कि जेडीयू को त्याग दिया है, तो इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं हो सकती है। आदरणीय आरसीपी बाबू कह रहे हैं कि जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वह मेहनत और ईमानदारी से प्राप्त हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विशेष आशीर्वाद और कृपा से उनको राज्यसभा में 2 बार नामित किया गया और संगठन में राष्ट्रीय महासचिव संगठन का पद क्रिएट करके उनको संगठन चलाने के लिए जिम्मा दिया गया। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना उन्होंने संगठन में काम किया, वह जनता दल यूनाइटेड आज भुगत रही है। इसलिए आरसीपी बाबू का यह कथन बिल्कुल असत्य है। और देखिए, आरसीपी सिंह के नाम पर बिहार की सियासत इस वक्त गर्मा चुकी है। अलग अलग पार्टी की अलग अलग राय है, वो भी आपको सुनाते हैं। जनता दल यूनाइटेड में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चुनौती देने के सोचने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनेता नेपथ्य में चला जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समाज के हाशिए पर रहने वाला कमजोर समाज के व्यक्ति, चाहे वो महादलित समुदाय का लोग हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, चाहे वह स्वर्ण समाज के कमजोर व्यक्ति हो, इन सभी व्यक्तियों के लिए वह लगातार काम कर रहे हैं। निसंदेह आरसीपी जी जदयू के बड़े नेता हैं। उनके राजनीतिक भविष्य पर जो भी निर्णय होना है वो जदयू के अंदर होना है। भारतीय जनता पार्टी का उससे जदयू के अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई बहुत लेना देना नहीं है। एनडीए गठबंधन के हम लोग सहयोगी हैं बिहार में और स्वाभाविक तौर पर एक मजबूत सरकार बिहार में जदयू और भाजपा के नेतृत्व में चल रही है। और जहां तक आरसीपी जी के भविष्य पर जो विषय उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं, ये नीतीश कुमार जी के स्तर पर ही इस विषय का निर्णय हो सकता है। आरसीपी सिंह को लेकर के नीतीश कुमार जी का खेमा
और खास करके उपेंद्र कुशवाहा इसलिए इतने बेचैन हैं कि कल के दिन तक नीतीश कुमार जी के हनुमान कहे जाने वाले आरसीपी अब भाजपा के हनुमान हैं, और जब वो भाजपा के हनुमान हैं तो नीतीश कुमार जी के लिए तो विभीषण ही होंगे। कि आरसीपी सिन्हा नीतीश कुमार जी के कृपा पर 2 बार राज्यसभा के सदस्य बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यू के बने, संगठन के राष्ट्रीय महासचिव भी बने। नीतीश कुमार जी ने उन पर विश्वास किया था, पर हैरानी हुई कल जो उन्होंने कहा कि मैं किसी की कृपा से नहीं आया हूं, मानो कि जनता से जीत करके आए हैं। अरे जनता से जीत के आए थे तो लगता कि जनता की कृपा से। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते चले, जहां पर सैलरी लौटाने के मामले में प्रोफेसर ललन ने अब माफी मांग ली है। आपको बताते चले कि कुल सचिव को उन्होंने अपना माफीनामा सौंपा है और उन्होंने ये कहा है कि भावनाओं में बहकर उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया था। इसमें कॉलेज के बदनाम करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की गई थी, कॉलेज को बदनाम करने की मंशा नहीं थी। प्रोफेसर ललन कुमार ने माफी मांगी है। कुल सचिव और प्रिंसिपल को उन्होंने लिखित माफीनामा भी सौंपा है। कॉलेज को बदनाम करने की कोई मंशा नहीं थी, उनकी ओर से ये बयान दिया गया है। भावना में बहकर उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया था। ट्रांसफर नहीं मिलने से प्रोफेसर बेहद परेशान थे और इसकी वजह से उन्होंने ये बड़ा ऐलान कर दिया था कि वो सैलरी नहीं लेंगे। प्रोफेसर ललन कुमार ने अपने इस बयान को लेकर अब माफी मांगी है। कुल सचिव और प्रिंसिपल को माफीनामा उनकी ओर से सौंपा गया है। 2 दिनों की छुट्टी पर फिलहाल प्रोफेसर घर गए हुए हैं। ट्रांसफर नहीं मिलने से वो बेहद परेशान थे और इसी वजह से उन्होंने ये बड़ा ऐलान कर दिया था, बड़ा फैसला ले लिया था। भावना में बहकर उन्होंने ये फैसला लिया था, उनकी ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। कॉलेज को बदनाम करने की यहाँ पर कोई कोशिश नहीं की गई थी, उनकी कोई मंशा नहीं थी। 2 दिनों की छुट्टी पर फिलहाल प्रोफेसर घर गए हुए हैं। न्यूज़ 18 ने पड़ताल के बाद प्रोफेसर ललन ने ये बड़ा फैसला लिया था। और मुजफ्फरपुर से हमारे सहयोगी प्रियांक सौरभ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रियांक, माफीनामा दे दिया गया है प्रोफेसर की ओर से कुल सचिव और प्रिंसिपल को, फिलहाल उनकी ओर से क्या कुछ बयान सामने आ रहा है और कॉलेज प्रबंधन इसे किस तरीके से देख रहा है? जी, जो सबसे बड़ी बात है कि लगातार हम इस मामले की पड़ताल कर रहे थे और देख रहे थे कि क्या आखिर वजह क्या है। सबसे बड़ी बात कि इसमें ट्रांसफर का मामला सामने आया था और इस मामले में बड़ी बात यह है कि कल बूटा जो बिहार यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन है उसकी टीम के साथ बैठक हुई थी, जहां पर उन लोगों ने बातचीत की थी, जिसके बाद देर शाम उन्होंने यह फैसला लिया और माफीनामा लिखा। उसमें उन्होंने क्लियर लिखा कि उन्होंने भावावेश में, क्योंकि 6 बार उन्होंने प्रयास किया था ट्रांसफर का, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं हो रहा था, जिससे वह काफी परेशान चल रहे थे और ऐसे में भावावेश में आकर उन्होंने यह फैसला लिया और उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि इससे कॉलेज की छवि खराब होगी, लेकिन उनकी मंशा ऐसी बिल्कुल नहीं थी और इन सब चीजों के लिए उन्होंने माफी मांगा है। और साथ ही साथ जो प्रिंसिपल मनोज कुमार हैं उनको उन्होंने माफीनामा सौंपा है और वो उन्होंने अग्रसरित किया है कुल सचिव डॉक्टर आर.के. ठाकुर के पास। तो अभी हमने उनसे भी बातचीत की है, उन्होंने कहा है कि माफीनामा मांगा है और इस मामले में अब हम लोग फिलहाल जांच कर रहे हैं। प्रियांक, फिलहाल जो प्रोफेसर हैं वो 2 दिन की छुट्टी पर हैं, पर क्या जब वो वापस आएंगे तो उन्हें कॉलेज खुले बाहों से स्वीकार करेगा? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि इसको लेकर अब प्रिंसिपल जो हैं वह बोल रहे हैं कि पहले वह काफी मानसिक रूप से कल परेशान थे और उन्होंने छुट्टी मांगा था, तो हमने उन्हें 2 दिन की छुट्टी दे दी है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अब जब कुल सचिव क्या कुछ फैसला लेते हैं, क्योंकि मामला कुल सचिव के पास है। कुल सचिव ने सीधे तौर पे कहा है कि इसकी जांच होगी और क्योंकि यहाँ पर एक कॉलेज की छवि की बात है और बार बार वह ये सवाल उठा रहे थे कि क्लास नहीं चल रहा, जबकि कई छात्रों ने कहा है कि क्लास चल रहा है। तो ऐसे में अब ये विचार टीम करेगी और कॉलेज की तरफ से इस पर आज एक मीटिंग भी होगी और कुल सचिव भी इसको लेकर अभी फिलहाल जांच करेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ फैसला होता है। जी चलिए प्रियांक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां पर सैलरी लौटाने के मामले में प्रोफेसर ललन कुमार ने माफी मांगी है। कुल सचिव को लिखित माफीनामा भेजा गया है, साथ ही प्रिंसिपल को भी माफीनामा भेजा गया है। न्यूज़ 18 की पड़ताल के बाद प्रोफेसर ललन ने ये बड़ा फैसला लिया, भावना में बहकर ये बड़ा फैसला लिया गया था। उनकी ओर से ये बयान दिया गया, कॉलेज को बदनाम करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। उनकी ओर से ये भी कहा गया ट्रांसफर नहीं मिलने से वो परेशान थे और 2 दिन की फिलहाल छुट्टी पर हैं प्रोफेसर। अब देखने वाली बात होगी कि जब वो वापस आते हैं तो कुलपति की ओर से क्या फैसला लिया जाता है।
और देखिए, आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर वन विभाग की ओर से वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गोपालगंज में भी इस कार्यक्रम के तहत एक बड़ा आयोजन किया गया है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। इस दौरान बच्चों से भी प्रधानमंत्री मोदी संवाद करेंगे। थावे मंदिर परिसर के पास वन नगर परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की तैयारियां किस कदर है, उसका जायजा लिया हमारे सहयोगी गोविंद कुमार ने। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर आज जो है वन विभाग की ओर से वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा बच्चों के साथ यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। थावे वन नगर परिषद का ये स्थल है जहां पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहां पर वन विभाग के जो अधिकारी है वो पहुँच चुके हैं। थोड़ी देर में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को शुभारंभ करेंगे और यहाँ अधिकारी हैं, उनसे ही जानते हैं क्या कुछ तैयारी की गई है। इसमें नगर वन के कॉन्सेप्ट को लिया गया है। नगरों में जिस तरह से पौधे कम हो रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है, तो जिसके कारण वहाँ पे ब्रीदिंग स्पेस कम मिल रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए नगर वन का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि नगरों में एक ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हों और जो खास करके वहाँ की जो लोकल प्रजातियाँ हों वो वहाँ पर संरक्षित हो सकें। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नगर वन को रखा गया है, कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिससे कि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन भी सुधरे, जो टेम्परेचर राइज होता है वो टेम्परेचर भी कम हो। प्रधानमंत्री जी क्या क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जी का है कि 75 नगर वनों में आज एक साथ जो है 10:30 बजे के आसपास जो है वृक्षारोपण कराया जाएगा वो वन महोत्सव के कार्यक्रम के आधार पर। और चूँकि ये 75वां हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तो इसको एक सेलिब्रेट करने का एक माध्यम बनाया गया है कि वन महोत्सव के माध्यम से इसको सेलिब्रेट करें हम लोग। तो आज जो है पूरे देश में 75 जगहों पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, लेकिन गोपालगंज में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और जाना था जापान, पहुंच गए चीन। जी हाँ, बात भटकने की है, लेकिन यहाँ पर भटका कोई इंसान या फिर प्रेत आत्मा नहीं, बल्कि भटकी एक सड़क है। औरंगाबाद में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत एक सड़क बनाई गई, जो कि सड़क योजना के तहत बन रही थी। सड़क को संडा पंचायत के लेबुडा गांव तक जाना था, लेकिन वो घेरवा पंचायत के नेवरा तक पहुंच गई। घेवरा पंचायत के नेवरा गांव में पहले से ही एक सड़क मौजूद है। ऐसे में ये लापरवाही जानबूझकर की गई या फिर अनजाने में ये जांच का विषय है। ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता जांच कराए जाने और फिर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। समस्या है आपका? समस्या सर कि हमारे गांव में रोड बनना था। कहाँ से कहाँ तक? लेबड़ा से संडा तक, एक सड़ा तक, एक नहीं बन करके घेवरा पंचायत नेवरा गांव में बन गया है। ये सब नेता लोग एवं मिली भगत ये सब का कमाल है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब बिल्कुल गलत। कौन जगह है? ये नेवरा है। अच्छा, ये रोड कहाँ जाती है? नेवरा। नेवरा, लेकिन बोर्ड पे लिखा हुआ है लेबुरा। लेबुरा तो लिखा हुआ है, हम भी देखते हैं, मगर जाती है तो नेवरा। अब लिखने वाला ना जाने, लेकिन नेवरा लिखने की जगह पर लेबुरा लिख दिए हैं। तो सरकार प्रतिनिधि लोग ना जानेंगे, ठेकेदार लोग जानेंगे, हम लोग। और कच्ची रोड में हम लोग को पास हुआ था, पहले लोग किया था, नेता लोग या विधायक या सांसद जो भी किए होंगे, लेकिन यहाँ न बन के ये रोड को सुनने में आ रहा है कि ये चला गया घेवरा पंचायत नेवरा में चला गया है। जो वहाँ का जो नेता या जो सरकारी जो पदाधिकारी गण जो है वो अपना सोर्स से या पैरवी से मतलब फंड जो है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।